बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम चैप्टर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो याद रखना है कि शॉर्ट क्वेश्चंस में नंबर लेने के लिए आपने 3 बातों का लाजमी याद रखना है। वो 3 बातें कौन सी हैं? फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप जितनी एग्जामिनर के लिए आसानी कर सकें, यानी कि एग्जामिनर को अपने पेपर्स के ज़रिए जितना आप खुश करेंगे वो उतना ही नंबरों के ज़रिए आपको खुश करेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि कोशिश करनी है कि जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई है उसके रिलेटिव एक शॉर्ट सा, एक जो पहली लाइन आपकी होगी उससे रिलेटिव आपने येस और नो में उसका आंसर करना है, या येस और नो में ना भी करें तो क्वेश्चन से रिलेटिव जो उसने पूछी है चीज़ वो बस पहली लाइन में आपने लिख देनी है। जो सेकंड चीज़ है आपकी, ठीक है, सेकंड चीज़ ये है कि कहानियाँ नहीं लिखनी। कई बच्चे होते हैं कि एक 1.5 पेज भर देते हैं, ठीक है, एक 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो जब वो आप करेंगे तो एग्जामिनर बोर हो जाएगा, और जब एग्जामिनर बोर होगा या इरिटेट होगा तो वो फिर आपको भी इरिटेट कर देगा, यानी आपको नंबरों के ज़रिए क्या कर देगा? इरिटेट कर देगा। ठीक है, तीसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मेरी तरह नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आपकी अच्छी राइटिंग होनी चाहिए ताकि आपको एग्जामिनर उसके जहन पे अच्छा एक इम्प्रेशन पड़े और आपको ज़्यादा नंबर दे सके। ठीक है, तो जैसे जैसे शुरू करेंगे वैसे वैसे और भी टिप्स आपको देते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि हमारे पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है कि द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। ठीक है, वो कहते हैं कि एक हमारे पास क्या है, कोई भी रीजन है, कोई भी हमारे पास एक रीजन है, ठीक है, कोई भी स्पेस है या कोई भी रीजन है, वो कह रहा है कि इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पूरे रीजन में हमारे पास पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा। यानी अगर यहाँ पर मैं पोटेंशियल देखूँ, यहाँ पर पोटेंशियल देखूँ, यहाँ पर पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, मतलब कि जिस मर्जी पॉइंट पर पोटेंशियल देखूँ वो क्या है? सेम है। ठीक है, तो बताएं कि क्या इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझा करें कॉन्सेप्ट वाइज। तो देखें, फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल, रियलिटी नहीं, फॉर एग्जांपल कि इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट, यहाँ भी 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 2 वोल्ट, हर जगह 2 वोल्ट। क्या पोटेंशियल चेंज हो रहा है? मतलब 2 वोल्ट से 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट हो रहा है? नहीं हो रहा, पोटेंशियल कांस्टेंट है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है और पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि चेंज इन पोटेंशियल जो है डेल्टा वी, वो हमारे पास क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको नाम देता हूँ V1 का, इसको नाम देता हूँ V2 का, तो अगर इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना चाह रहा हूँ तो क्या होगा? डेल्टा V इज़ इक्वल टू V2 माइनस V1, तो 2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो याद रखना है कि इस रीजन में हमारे पास पोटेंशियल ज़ीरो नहीं है। कई दफ़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, हर जगह 2 वोल्ट। लेकिन अगर कोई पूछे क्या पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो आपने कहना है पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, लिहाजा चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो है। पोटेंशियल ज़ीरो नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। तो इसमें उसने पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो। अब देखें, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपने पहली लाइन ऐसी लिखनी है कि जैसे जिससे एग्जामिनर को पता चले कि इसको क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आता है। तो इसके में आपने क्या लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन दिस रीजन। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नॉन जीरो होगी, तो आपने क्या कहना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन दिस रीजन। तो कैसे जीरो होगी? एज वी नो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के टॉपिक में आप पढ़ के आ चुके हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल आर, ये हमारे पास लास्ट में उस टॉपिक के फार्मूला आया था। ठीक है, यहाँ पर देखें डेल्टा V हमारे पास क्या है? ज़ीरो है। तो यहाँ पर क्या करना है कि व्हेन पोटेंशियल इज कांस्टेंट डेल्टा V इज इक्वल टू 0, तो सिंपल डेल्टा V की जगह आपने 0 पुट कर देना है। E इज इक्वल टू माइनस 0 बाई डेल्टा R इज इक्वल टू 0।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 0, ये पूरी टर्म 0 होकर E इज इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास उस रीजन में 0 होगी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है वो कौन सा है कि सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ठीक है, कि एक हमारे पास क्या है, पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, और जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, आउटवर्ड मूव कर रही हैं। ठीक है, आउटवर्ड मूव कर रही हैं। तो कहता है कि अगर आप ये कोई हमारे पास कोई भी बंदा है कि जो हमारे पास किधर मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, पॉजिटिव क्यू चार्ज से बाहर की तरफ निकल रही है और बंदा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हैं। तो पूछा ये गया है कि वहाँ पर हमें बताएं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो उस डायरेक्शन में डिक्रीज़ हो रही हैं या इंक्रीज़ हो रहे हैं। किस तरह से, अब देखिए मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो चार्ज के करीब सबसे ज़्यादा होती है। चार्ज से दूर होते जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर उससे कम। ठीक है, और फिर हमने पोटेंशियल की भी बात की थी जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे कि यहाँ पर देखें चार्ज के करीब पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, चार्ज से दूर पोटेंशियल कम होगा, चार्ज से और दूर जाएं तो पोटेंशियल और ज़्यादा कम होगा। यानी ये हमारे पास क्या है, अगर डिस्टेंस r पे है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इक्वेशंस के ज़रिए से कैसे ये हमारे पास कम होंगे। तो मैंने पहले कहा था कि पहली लाइन वो लिखनी है जो क्वेश्चन से रिलेटिव है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इसको आंसर आता है। तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल डिक्रीज, क्योंकि उसने पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, तो अब हमने उसको बता दिया कि ये क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो इसी का आपको 1 नंबर वो दे देगा। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कहानियाँ नहीं लिखनी, शॉर्ट सा जो उसके रिलेटिव है वो बस लिखना है। वी फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, कि हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करें, जिस डायरेक्शन में वो जा रही है हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। वी आर मूविंग अवे फ्राम द चार्ज, डिस्टेंस r इज इंक्रीजिंग। ठीक है, कि जैसे जैसे हम चार्ज से अवे मूव करेंगे तो ये जो डिस्टेंस r है ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एज वी नो डैट E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर का स्केयर, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर का स्केयर, ये हम फील्ड ऑफ फोर्सेस में फार्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर का स्केयर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज में, कि E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इन दोनों फार्मूलों में एक चीज़ हमारे पास कौन सी कॉमन आ रही है कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर का स्केयर, और यहाँ पर V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। ठीक है, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, यानी कि जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। तो यहाँ से जब ये हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा। तो डिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे। क्यों, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हैंस बाय इंक्रीजिंग आर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल डिक्रीज है। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और ये इसका आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। आप कैसे मालूम करेंगे कि कौन सी कैपेसिटर की प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं और हमें चार्ज नज़र तो नहीं आता, लिहाजा हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और कौन सी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो उसके लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं बाय यूजिंग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो हम कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो हमें बताती है कि किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है। दूसरी चीज़ हमें बताती है कि अगर उस बॉडी पर चार्ज है तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।
तो उससे हम कैपेसिटर की प्लेट्स पे कौन सा चार्ज है, मतलब किस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, वो कैसे मालूम करते हैं, वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होता है, एक कंटेनर सा होता है कि जिसमें ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होती है, और उसको हमने क्या किया होता है, इस पूरी को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ होता है। ठीक है, ये इसके क्या हैं, ये इसके लीव्स हैं। ठीक है, उस पूरी प्लेट को मैंने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज दिया, उस पूरी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को मैंने क्या किया है, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है, पूरी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि एक कैपेसिटर की प्लेट जिस पे पॉजिटिव चार्ज था वो मैं इसके करीब लेके आया। एक कैपेसिटर की प्लेट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज था वो मैं इसके करीब लेकर आया। जब मैं इसके करीब लेकर आया तो मुझे पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब रिपेल करते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये यहाँ से चल कर क्या हो जाएंगे, इन लीव्स में इनकी तादाद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि अगर इन लीव्स में पहले 6 पॉजिटिव चार्ज हैं, 3 इधर हैं 3 इधर हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज थे वो इस प्लेट के रिपेल होने की वजह से यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएं। तो पहले जो 3 थे अब हो सकता है 5 हो जाएं। ठीक है ना, मतलब पहले जो 6 पॉजिटिव टोटल चार्ज थे इन लीव्स में अब 10 हो जाएं। क्यों, पॉजिटिव प्लेट करीब आई है तो यहाँ से रिपेल होकर ये चार्ज नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे तो ये लीव्स क्या होते हैं, ये ऐसे ओपन एंड क्लोज हो सकते हैं, ओपन एंड क्लोज हो सकते हैं। ठीक है, एक और इसके एग्जांपल से, ये लीव्स क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं। अब अगर गौर से देखें कि अगर इसमें 5 पॉजिटिव चार्ज हैं, इसमें भी 5 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये लीव्स भी आपस में क्या करेंगे, ऐसे रिपेल करेंगे और ये क्या हो जाएंगे, ऐसे ओपन हो जाएंगे, काफ़ी ओपन हो जाएंगे। कब, जब पॉजिटिव चार्ज प्लेट मैं इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेकर आऊँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने क्या किया कि मैंने पॉजिटिव प्लेट चार्ज ही लेके आया, मैं इसके करीब नेगेटिव चार्ज लेके आया प्लेट, मैं इसके करीब क्या लेके आया, नेगेटिवली चार्ज प्लेट लेके आया कैपेसिटर की। अब क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगी, इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में जो मौजूद पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको खींचेगी, उनको अपनी तरफ खींचेगी। तो लीव्स से हट कर वो चार्जेस क्या चले जाएंगे, ऐसे ऊपर इस प्लेट के अंदर, इसके जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जो डिस्क सी लगी है इसमें चले जाएंगे। तो जब डिस्क में चले जाएंगे तो यहाँ पर चार्जेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जब कम हो जाएंगे तो गौर से देखें, पहले मैंने कहा था कि इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, अब कम हो के फ़र्ज़ करें इसमें 1 रह गया है, इसमें भी 1 रह गया है, तो इन लीव्स की रिपल्शन आपस में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो लीव्स है जो पहले इस तरह से खुले हुए थे, अब ये लीव्स ऐसे बंद हो जाएंगे, फ़र्ज़ करें इतने से खुले रह जाएंगे, पहले जो इस तरह ओपन थे अब वो इस तरह से हो गए। तो जब इन लीव्स के दरमियान डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कोई प्लेट इसके पास लाने से कैपेसिटर की, तो हम कहेंगे कि उस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। और जब इन लीव्स के दरमियान डाइवर्जेंस कम हो जाएगी तो हम कहेंगे कि जो प्लेट ऑफ कैपेसिटर हम इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आ रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस हमें बताएगी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की, इन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में इन लीव्स की, कि आया कि कैपेसिटर की प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो इसको लिखेंगे कैसे, कि बाय यूजिंग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। जब ये कहेंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि इसको क्वेश्चन का आंसर आता है। टेक अ पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, हमने एक पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ले ली। ब्रिंग अ प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर क्लोज टू इट्स डिस्क, एक कैपेसिटर की प्लेट इसके डिस्क के करीब हम लेके आएंगे। इफ डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स इंक्रीजेज, प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स इंक्रीज होगी तो प्लेट पे क्या है, पॉजिटिव, प्लेट पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। इफ डाइवर्जेंस बिटवीन द लीव्स डिक्रीजेज, प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज। इफ द डाइवर्जेंस बिटवीन लीव्स डिक्रीजेज, प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज, जो हम उसके पास लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि कौन सी प्लेट ऑफ कैपेसिटर पे पॉजिटिव चार्ज है और कौन सी प्लेट ऑफ कैपेसिटर पे नेगेटिव चार्ज है। तो कोशिश करें कि इसी तरह पॉइंट्स में लिखें, सिंपल सा आंसर लिखें, ज़्यादा उसकी कहानियाँ ना लिखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है कि डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। कब, 2 केसेस उसने दिए हुए हैं कि विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, एंड बी केस उसने दिया हुआ है विद अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। कह रहा है कि अगर
हम दो प्लेट्स लें और पहले केस में इसको भी हम पॉजिटिव चार्ज दे दें, इसको भी हम पॉजिटिव चार्ज दे दें, मतलब सेम चार्जेस दे दें और दरमियान में एक पॉजिटिव चार्ज रख दें। तो इन दो प्लेट्स के दरमियान है, अगर दरमियान में कोई पॉजिटिव चार्ज है तो बताएं उस पे कितनी फोर्सेस लगेंगी। ठीक है, तो इसको भी करेंगे तो लाजमी एकदम समझ आएगा। ए पार्ट हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास सिमिलर चार्जेस हों, दो प्लेट्स हों जिस पे सिमिलर चार्जेस हों, तो उसके दरमियान ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है इस पर कितनी फोर्सेस लगेंगी। तो पहला हम ए पार्ट देखने लगे हैं, इसके बाद हम बी पार्ट देखते हैं कि जब ये प्लेट्स अपोजिटली चार्ज होंगी। नेट फोर्स विल बी ज़ीरो। ठीक है, किस तरह से ज़ीरो होगी? अब देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो हमारे पास प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट, ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी कि मुझसे दूर हो जाओ। इसी तरह ये वाली प्लेट इस चार्ज पे फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में कि मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। मतलब कि अगर ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, मैं इस मार्कर को इधर खींच रहा हूँ तो फिर तो ये जा रहा है क्योंकि मैं एक ही तरफ फोर्स लगा रहा हूँ। लेकिन अब देखें, एक हाथ से मैं इस मार्कर को इधर खींच रहा हूँ, एक हाथ से मैं इस मार्कर को इधर खींच रहा हूँ, तो ये मार्कर किधर जाएगा? ये दरमियान में रहेगा, ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा। क्यों? दोनों फोर्सेस क्या हैं? बराबर हैं। तो इसी तरह ये प्लेट चाह रही है कि ये चार्ज उधर चला जाए, ये प्लेट चाह रही है कि ये चार्ज इधर चला जाए, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और चार्ज ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा बल्कि उधर ही रुका रहेगा। कब? जब दो सिमिलरली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होंगी। बोथ प्लेट्स रिपेल द चार्ज। ठीक है, दोनों प्लेट्स क्या करेंगी? चार्ज को रिपेल करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज बीच में पड़ा हुआ है तो बोथ प्लेट इक्वल फोर्सेस, बोथ प्लेट हैज़ इक्वल फोर्सेस ऑन द चार्ज बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बोथ प्लेट्स इक्वल फोर्सेस ऑन द चार्ज बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों जो हमारे पास फोर्सेस है वो हैं तो इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। एक चाह रही है कि चार्ज इधर जाए, एक चाह रही है कि चार्ज इधर जाए। ठीक है, एज अ रिजल्ट नेट फोर्स ऑन द चार्ज विल बी ज़ीरो। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं केस बी कि जब ये अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होंगी। अब क्वेश्चन 4 का ही हमारे पास बी पार्ट है कि जिसमें कहा गया है कि अगर टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स है और इन दोनों के दरमियान में हम क्या रख दें? कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दें, तो बताएं उस पे फोर्स या फोर्सेस कितनी लगेंगी या कितने मैग्नीट्यूड की होंगी या लगेंगी भी या नहीं लगेंगी। मतलब इस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं अगर ये टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में पड़ा हुआ है। तो सिंपल सी पहली लाइन वही कि डबल नेट फोर्स, कि जो इस पे नेट फोर्स लग रही है वो डबल हो जाएगी। किस तरह से? अब देखिए, ये वाली पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी? इस चार्ज को धक्का मारेगी कि जाओ मुझसे दूर जाओ। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, तो रिपेल करेंगे। तो ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, नेगेटिव जो चार्ज प्लेट है वो इसको कहेगी कि मेरे पास आ जाओ क्योंकि इन दोनों में दोस्ती है। ठीक है ना, तो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इस चार्ज पे फोर्स लगाएगी इसी डायरेक्शन में। तो दोनों फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रही हैं? इस डायरेक्शन में, इस पॉजिटिव चार्ज पे। तो इसलिए हम कहेंगे कि डबल नेट फोर्स की जो उस पर फोर्स लग रही है वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो पॉजिटिव प्लेट रिपेल द चार्ज, ठीक है, ये तो हमें पता ही है, एंड नेगेटिव प्लेट अट्रैक्टेड। ठीक है, बोथ प्लेट्स अप्लाई इक्वल फोर्स, के इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगी ऑन चार्ज एंड इन सेम डायरेक्शन। इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगी और सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगी। As a result, net force on the charge is toward negative plate and double in magnitude. तो जो नेट फोर्स इस पे लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी? वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की डायरेक्शन में इस पे लगेगी और डबल हो के लगेगी। क्यों? एक फोर्स ये लगा रही है इसके ऊपर कि मेरे पास आ जाओ, एक फोर्स ये प्लेट लगा रही है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इस प्लेट पे कि मुझसे दूर जाओ। तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन किस तरफ है? दोनों फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। तो मैग्नीट्यूड में फिर क्या हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी और टुवर्ड नेगेटिव प्लेट होंगी, टुवर्ड नेगेटिव प्लेट होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती? ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है
कि दिस इज़ बिकॉज, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 5 है, ठीक है, कि दिस इज़ बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड E हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो सिर्फ एक ही होती है, ठीक है। बताते हैं किस तरह से। देखिए हमारे पास अगर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं। तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर कहा जाए कि इस पॉइंट पर बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फ़र्ज़ करें इस पॉइंट पर कहा जाए तो मैं कहूँगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। इस पॉइंट पर कहा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब इनकी डायरेक्शन क्या है, एक ही है। लेकिन अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करके इधर जा रही है, ठीक है, और मुझे कोई कहे कि इस पॉइंट पर बताओ कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो बन रही हैं, एक इधर बन रही है, एक इस तरह बन रही है, एक नीचे की तरफ, एक बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे किस तरफ डायरेक्शन है, तो फिर हमारे पास दो डायरेक्शन आ जाएंगी और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम कहते हैं कि चूँकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उसकी एक ही डायरेक्शन होती है और अगर वो इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को क्रॉस करें, तो उनकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन बन जाएंगी, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि एक से ज़्यादा उनकी डायरेक्शन बन सकती हैं या बन जाती हैं, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज़ बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर आप ले लें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होगी। इफ़ द लाइन क्रॉस then at the point of intersection E will have more than one direction which is physically not possible। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ पॉइंट चार्ज q ऑफ mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction will it make a rectilinear motion, ठीक है। पहले देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उसमें अगर हम किसी चार्ज को जिसका मैस m है उसको अगर हम उस फील्ड में रख दें तो क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। याद रखें रेक्टिलिनियर मोशन है, आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट मोशन, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट मोशन। तो आपने कहना है कि येस इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। अब वो कैसे करेगा वो चीज़ देखनी है। पहली कंडीशन उसने क्या कहा है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए। तो एक अगर हम पॉइंट चार्ज लें, कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ जा रही हैं, तो वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं होती, वो जस्ट दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में होती हैं, ऐसे नहीं होती। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म किस तरह से, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और ज़्यादा कम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, ज़्यादा कम कम उससे कम। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब वो कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैस m है उसको रख दूँ तो क्या ये स्ट्रेट मोशन करेगा, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, ठीक है। तो उसका आंसर देखें, तो अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पर रखूँ तो ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज पॉजिटिव क्यू चार्ज इस छोटे से पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा। अब ये नहीं होगा कि ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है और ये चार्ज ऐसे चला जाए या ये चार्ज ऐसे चला जाए, ऐसा नहीं होगा। फील्ड की डायरेक्शन में ये जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन में ये जाएगा, मतलब अगर ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करे तो ये ऐसे स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। तो वही उसने कहा कि येस इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन इफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ मैस m इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन इफ द फील्ड लाइंस आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, कि अगर फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में हम उसको रखें तो इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पॉइंट चार्ज इज एन एग्जांपल ऑफ सच नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Field produced by single point charge is an example of non-uniform electric
फील्ड है, इफ़ वी रिलीज पॉइंट चार्ज इन दिस फील्ड द पॉइंट चार्ज विल मूव इन स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। अगर हम किसी पॉइंट चार्ज को इस फील्ड में रख दें तो वो क्या करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन स्ट्रेट मूव करेगा। ठीक है, तो इसने यही पूछा था कि क्या रेक्टिलिनियर मोशन करेगा या नहीं करेगा, तो हमने कहा येस इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 आता है, इज ई नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून इफ बैलून इज स्फेरिकल एज्यूम दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। है कि अगर हमारे पास कोई बैलून है स्फीयर की शेप का और सारा चार्ज उस बैलून के ऊपर पड़ा हुआ है, तो बताएं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बैलून के अंदर होगी वो ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो होगी। मतलब उस बैलून के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो होगी। अगर पिक्चर से हम इसको समझें तो ये हमारे पास क्या है, बैलून है कि जिस पे हमारे पास क्या है, सरफेस पे उसकी चार्ज पड़ा हुआ है। हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर पड़ा हुआ है, तो बताएं कि इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो होगी। तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे अंदर की तरफ। ठीक है, गॉसियन सरफेस मतलब इमेजिनरी सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे और हम यहाँ पर इस पॉइंट पर देखना चाह रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है। तो याद रखें कि जो हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला है गॉसेस लॉ के लिए, उसमें Q का यानी चार्ज का सरफेस के अंदर होना लाजमी है। अगर Q जो चार्ज है वो सरफेस के अंदर नहीं होगा तो फ्लक्स ज़ीरो होगा। गॉसेस लॉ के लिए हमने दो कंडीशन पढ़ी थी, टॉपिक जब हमने पढ़ा था कि दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो क्लोज सरफेस होनी चाहिए, एक चार्ज शुड बी इनसाइड द सरफेस होना चाहिए, आउटसाइड नहीं होना चाहिए। तो क्लोज सरफेस तो है, इनसाइड चार्ज ही नहीं है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि आगे जाके ये कहानी किस तरह से चलेगी, वो चीज़ देखते हैं। येस, ई इज़ नेसेसरीली ज़ीरो। अगर चार्ज अंदर नहीं है तो ई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अंदर ज़ीरो होगी। टेक अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर इनसाइड द रबर बैलून। टेक अ गॉसियन सरफेस, ठीक है, इनसाइड द रबर बैलून इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। द चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस इज Q इज इक्वल टू ज़ीरो। जो इस सरफेस के अंदर चार्ज है वो क्या है, ज़ीरो है। कई बार इस सरफेस के अंदर चार्ज नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है सरफेस के अंदर। सो फाई ई हमारे पास क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फ्लक्स का फार्मूला जो गॉसेस लॉ ने हमें बताया था वो क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q इज इक्वल टू ज़ीरो है। Q वो चार्ज है जो सरफेस के अंदर है, लेकिन सरफेस के अंदर तो कुछ चार्ज है ही नहीं है, तो Q इज इक्वल टू ज़ीरो बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो फ्लक्स हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, यानी अंदर कोई फ्लक्स है ही नहीं है। जब फ्लक्स नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। तो अगर हम दूसरे फार्मूले से इसको देखें, E डॉट ए वाले फार्मूले से फ्लक्स के, तो E डॉट ए यानी फ्लक्स हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि अगर E डॉट ए हमारे पास ज़ीरो आ रहा है तो दो ही कंडीशन है कि या तो E ज़ीरो है तब इनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है, या A ज़ीरो है तब इनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है। दोनों में से एक क्या है, ज़ीरो है। तो हम कहते हैं एज A इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो सो E इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, देखिए सरफेस तो हमारे पास है, सरफेस तो हमारे पास है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि एरिया ज़ीरो नहीं है, एरिया हमारे पास है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया में ज़ीरो है, इसलिए हमारे पास E डॉट ए का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो बस दो कंडीशन याद रखें, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, इनसाइड द सरफेस चार्ज होना चाहिए, तब हमारे पास गॉसेस लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो क्योंकि इनसाइड चार्ज नहीं है इस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू इस सरफेस के अंदर ज़ीरो होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है तो थोड़ा सा ट्रिकी, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो निहायत आसान है। Is it true that Gauss's law states that the total number of lines of force या forces crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface? कह रहा है कि क्या ये दुरुस्त है कि अगर हमारे पास क्लोज्ड एक सरफेस हो तो उसमें से उस क्लोज सरफेस में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो उस चार्ज पे डिपेंड करती हैं जो उसके अंदर है। तो येस इट इज़ ट्रू। ठीक है, किस तरह से कि देखिए अगर हमारे पास ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, अगर इसमें एक चार्ज होगा
तो फ़र्ज़ करें उस एक चार्ज में से 10 लाइंस गुजर रही हैं, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, तो इस सरफेस में से भी कितनी लाइंस गुजरेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर चार्ज ज़्यादा हो गया है, मतलब एक की बजाय 2 3 4 5 चार्ज हो गए हैं, ठीक है, तो उनकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जो बाहर की तरफ जा रही होंगी, ठीक है। तो अगर दो फर्ज करें इसी तरह के चार्ज हैं तो 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस में से निकलेंगी। 3 चार्ज हैं तो 30 निकलेंगी, 4 चार्ज हैं तो 40 निकलेंगी, 5 चार्ज हैं तो 50 निकलेंगी। यानी जितना चार्ज अंदर होगा उतनी लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, इस सरफेस में से बाहर निकलेंगी। तो यही उनसे उन्होंने पूछा गया है कि क्या ये ट्रू है या नहीं है। अब नेक्स्ट बात कि देखिए, हमने कहा था कि जितनी एक सर्टेन एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी उतना इसका फ्लक्स बढ़ेगा। तो अगर इस सरफेस में से 10 लाइंस गुजरी हैं तो फ्लक्स कम है, 20 लाइन गुजरी हैं तो ज़्यादा है, 30 गुजरी हैं तो और ज़्यादा, 40 हैं तो और ज़्यादा, 50 हैं तो और ज़्यादा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स अगर इसमें से ज़्यादा गुजर रही हैं तो फ्लक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सर्टेन एरिया में से गुजरना ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है। तो फिलहाल बस इतना याद रखें कि एक क्लोज सरफेस में जितना चार्ज होगा उतनी उससे लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगी और उतनी ज़्यादा इस सरफेस में से निकलेंगी, ठीक है, ऐसे बाहर इस सरफेस में से। तो यस इट इज़ ट्रू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस जो क्यू होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। फ्लक्स डायरेक्ट, क्योंकि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, कि जितना ज़्यादा उस सरफेस के अंदर चार्ज होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, और अगर जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा तो उतनी ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेंगी, उस सरफेस में से बाहर निकलेंगी, ठीक है। तो चार्ज ज़्यादा तो लाइंस ऑफ फोर्स भी उस सरफेस में से जो बाहर निकलेंगी वो भी ज़्यादा होंगी। तो आगे कुछ भी नहीं करना, नहायत आसान क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन का जो लास्ट 2 लाइंस है वही उठा के इसमें लिख देनी है। किस तरह से? सो वी कैन से डैट टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज्ड सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज इन इट, कि जितना नेट पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर क्लोज है उतनी लाइंस ऑफ फोर्स उस सरफेस में से बाहर निकलेंगी। अब इसका देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। नहायत आसान क्वेश्चन है। डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं या लो पोटेंशियल की तरफ आते हैं। तो याद रखें कि अगर हमने 2 प्लेट्स ली हैं, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, हम मान लेते हैं कि जो पॉजिटिव प्लेट है वो हायर पोटेंशियल पे होती है, पॉजिटिव प्लेट को हम हायर पोटेंशियल मानते हैं, और नेगेटिव प्लेट क्या है, ये एक लो पोटेंशियल है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इस फील्ड में रिलीज़ करूं जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, तो बताएं इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा या हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखें इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट पे भी नेगेटिव चार्ज, तो ये प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, रिपेल करेगी कि मुझसे दूर हो जाओ। अब इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नीचे नहीं जाएगा, क्यों, वहाँ पर तो रिपल्शन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में से छोड़ दूँ तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाएगा, मतलब हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा, लो पोटेंशियल की तरफ नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल एज द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, ये तो हमें पता ही है, चार्ज पार्टिकल। सो व्हेन दे एज द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, so when they are released in the electric field they will move from negative मतलब low potential to positive मतलब high potential, so they will move from low potential to high potential, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। तो यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन एंड होते हैं। तो होप सो आपको सारी समझ आ गई होगी।